शाही ब्रॉडकास्टिंग। नमस्कार। आज हम एक ऐसे नाम पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो भारतीय कुश्ती के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, गामा पहलवान जी। हमारे पास उनके जीवन पर आधारित किताब गामा पहलवान रुस्तम-ए-ज़माना के कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इन पन्नों से उस शख्सियत को समझें। बिल्कुल। गुलाम मोहम्मद बख्श, जिन्हें दुनिया गामा पहलवान कहती है, वो सिर्फ एक पहलवान नहीं थे। इन स्रोतों को देखें तो वो शारीरिक क्षमता, अटूट अनुशासन और एक आप कह सकते हैं अजेय जज्बे की मिसाल थे। उनकी कहानी आज भी कई मायनों में हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए देखते हैं गामा पहलवान का सफर, कैसे अमृतसर के पास एक गांव का लड़का दुनिया के लिए रुस्तम-ए-ज़माना यानी विश्व का चैंपियन बना जी। और देखते हैं इस कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं। तो जैसा कि स्रोत बताते हैं, गामा का जन्म 22 मई 1878 को हुआ। हाँ। अमृतसर के जब्बोवाल गांव में एक कश्मीरी गुर्जर परिवार में। हालांकि कुछ स्रोत जन्म की तारीख पर थोड़ी अनिश्चितता भी दिखाते हैं। हाँ, ये बात है। बचपन का नाम था गुलाम मोहम्मद। हाँ। लेकिन बचपन आसान नहीं था। पिता मोहम्मद अजीज बख्श का देहांत हो गया जब वो सिर्फ 6 साल के थे। बहुत कम उम्र में। जी। इसके बाद पहले नाना नुन पहलवान और फिर मामा इड़ा पहलवान ने उन्हें संभाला। अच्छा। और मामा इड़ा पहलवान की देखरेख में ही 10 साल की उम्र में उन्होंने पहलवानी शुरू की। तो परिवार में ही पहलवानी थी। हाँ, ऐसा लगता है। ये दिलचस्प है। नून पहलवान, इड़ा पहलवान, पूरा परिवार ही कुश्ती से जुड़ा था। तो ये सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, बल्कि एक माहौल मिला, है ना, बचपन से ही। सही कहा, एक मार्गदर्शन मिला। जी। ये वो नींव थी जिस पर गामा की वो असाधारण इमारत खड़ी हुई। और उनका प्रशिक्षण, वो तो कमाल ही लगता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो पत्थर के डंबल वगैरह। जी। स्रोत बताते हैं कि वे पत्थर के भारी भरकम डंबल इस्तेमाल करते थे और सबसे हैरान करने वाली बात, रोज 100 किलो वजन की हसली। हसली, वो पत्थर का डोनट जैसा वजन। हाँ, वही। उसे गले में पहनकर सिर्फ 30-45 मिनट में 5000 बैठक। 5000 बैठक स्क्वाट्स, वो भी 100 किलो वजन के साथ। जी हाँ। अरे बाप रे, ये तो आज के एथलीट के लिए भी सोचना मुश्किल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि उतने ही समय में उसी 100 किलो की हसली पहने हुए वो 3000 दंड पुशअप्स भी लगाते थे। 3000 पुशअप्स उसी वजन के साथ? जी। ये आंकड़े तो शारीरिक क्षमता की हदें ही पार कर देते हैं। अविश्वसनीय। और अविश्वसनीय तो उनका रोज का आहार भी था। स्रोत बताते हैं, रोज 10 लीटर दूध, 10 लीटर, 1.5 पाउंड यानी लगभग 700 ग्राम बादाम का पेस्ट, आधा लीटर घी, 2 पूरे देसी मटन, 6 देसी चिकन। 6 चिकन रोज? हाँ, और 6 पाउंड करीब 2.5 किलो मक्खन, फलों की 3 टोकरियां और ताजा फलों का रस। ये तो किसी आम इंसान का हफ्ते भर का खाना होगा शायद। बिल्कुल। इन आंकड़ों को सिर्फ खाने की मात्रा की तरह नहीं देखना चाहिए। ये उस दौर की समझ दिखाता है कि चरम शारीरिक प्रदर्शन के लिए कैसा ईंधन चाहिए। सही बात है। ये सिर्फ कैलोरी नहीं, ये गामा का मेटाबॉलिज्म और उनके शरीर पर पड़ने वाला जोर दिखाता है। और सोचिए, उस जमाने में इतना पौष्टिक आहार रोज जुटाना भी तो एक चुनौती रही होगी। हाँ, ये भी है। ये उनके और उनके समर्थकों के समर्पण को भी दिखाता है। उनके करियर की शुरुआती पहचान भी कम उम्र में ही बन गई थी, 1888 में, जब वो सिर्फ 10 साल के थे। 10 साल के? हाँ। जोधपुर में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। करीब 450 पहलवान आए थे। ये कुश्ती नहीं थी, बल्कि कठिन व्यायाम की आजमाइश थी। अच्छा, स्टैमिना टेस्ट जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और 10 साल के गामा शीर्ष 15 में शामिल थे। कमाल है। जोधपुर के महाराजा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गामा को ही विजेता घोषित कर दिया। वाह। इसके बाद दतिया के महाराज ने उनके प्रशिक्षण का जिम्मा लिया। लेकिन असली पहचान मिली 1895 में, जब वो 17 साल के थे। सामना था गुजरांवाला के कद्दावर पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला से। रहीम बख्श, वो तो बहुत बड़ा नाम था उस वक्त। जी, और लगभग 7 फीट लंबे थे। गामा थे 5 फुट 7 इंच के। तो ये सिर्फ कद का नहीं, अनुभव और युवा जोश का भी मुकाबला था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि गामा ने शुरुआत थोड़ी रक्षात्मक की। हाँ, शायद वो भांप रहे थे। हो सकता है,
लेकिन फिर जैसे ही मौका मिला वो पूरी तरह आक्रामक हो गए और भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि गामा के नाक, मुंह, सिर से खून बहने लगा। अरे 17 साल का लड़का। हाँ सोचिए, लहूलुहान होने के बावजूद पीछे नहीं हटे। अंत में कई घंटों की कुश्ती के बाद मैच बराबरी पर छूटा। नतीजा बराबर रहा, लेकिन इस एक मुकाबले ने गामा को मतलब पूरे भारत में मशहूर कर दिया। हाँ, रातों रात। ये एक बयान था कि एक नया सितारा आ गया है। सही। इसने शायद बाकी पहलवानों को भी सोचने पे मजबूर किया होगा। इस मुकाबले के बाद गामा का ग्राफ तेजी से ऊपर गया। 1910 तक उन्होंने रहीम बख्श को छोड़कर भारत के लगभग हर बड़े पहलवान को हरा दिया था। रुस्तम-ए-हिंद बन चुके थे। जी, रुस्तम-ए-हिंद। अब उनकी नजर दुनिया पर थी। वे अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन पहुंचे विश्व चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वहां एक अजीब बात हुई। उनकी कद काठी 5 फुट 7 इंच देखकर आयोजकों ने उन्हें टूर्नामेंट में शामिल करने से मना कर दिया। अरे, उन्हें लगा कि ये टिक नहीं पाएंगे। हाँ, उन्हें लगा वे पश्चिमी पहलवानों के सामने टिक नहीं पाएंगे। ये उस समय की सोच भी दिखाता है। भारत का चैंपियन वहां पहुंचता है और उसे लड़ने लायक ही नहीं समझते। लेकिन गामा कहाँ हार मानने वाले थे। हाँ। उन्होंने खुली चुनौती दे डाली। किसी भी वजन के 3 पहलवानों को आधे घंटे में चित करके रिंग से बाहर फेंक देंगे। वाह, क्या आत्मविश्वास था। ये चुनौती और तीखी की। सीधे विश्व स्तर के 2 बड़े नाम, अमेरिकी चैंपियन फ्रैंक गॉच और विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस ज़ेविस्को को ललकारा। ज़ेविस्को को भी? जी, कहा कि या तो वो उन्हें हरा देंगे या हारने पर इनाम की राशि भी अपनी जेब से देकर जाएंगे। ये तो मतलब अपनी कला पर अटूट विश्वास था। बिल्कुल। इस खुली चुनौती ने तहलका मचा दिया। फिर किसी ने तो स्वीकार की होगी चुनौती। हाँ, आखिरकार अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रॉलर ने चुनौती स्वीकार की। और फिर क्या हुआ? गामा ने रॉलर को पहले राउंड में सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में हरा दिया। बस? दूसरे राउंड में 9 मिनट 10 सेकंड लगे। अगले दिन उन्होंने 12 और पहलवानों को हराया। 12 पहलवानों को? जी। अब आयोजकों के पास कोई बहाना नहीं बचा था उन्हें टूर्नामेंट में शामिल करने का। ये तो गामा का दुनिया को जवाब था एक तरह से। बिल्कुल। अब मंच तैयार था। गामा और विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस ज़ेविस्को के बीच महामुकाबले के लिए। तारीख थी 10 सितंबर 1910। दांव पर थे 250 यूरो और जॉन बुल बेल्ट। जॉन बुल बेल्ट, विश्व चैंपियनशिप का प्रतीक। जी। मैच शुरू होते ही सब हैरान रह गए। पहले ही मिनट में गामा ने ज़ेविस्को जैसे दिग्गज को जमीन पर गिरा दिया। पहले ही मिनट में? हाँ, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। गामा ने ज़ेविस्को को लगभग 2 घंटे 35 मिनट तक जमीन पर ही दबाए रखा। 2.5 घंटे तक? ज़ेविस्को उठने की कोशिश करते, गामा फिर उन्हें नीचे ले आते। यहाँ ज़ेविस्को की रणनीति पर गौर करना होगा। वो लगातार रक्षात्मक दाव अपना रहे थे। हाँ, वो पिन होने से बच रहे थे। जी, और इसमें वो कामयाब रहे। गामा उन्हें पूरी तरह चित नहीं कर पाए। लगभग 3 घंटे की कुश्ती के बाद मैच बराबरी पर घोषित हुआ। ये नतीजा ज़ेविस्को के समर्थकों के लिए निराशाजनक रहा होगा। हाँ, क्योंकि उनका चैंपियन ज्यादातर समय बचाव ही करता रहा। लेकिन ज़ेविस्को का बचाव इतना मजबूत था कि वे उन चंद पहलवानों में गिने जाने लगे जिन्हें गामा उस वक्त हरा नहीं पाए थे। हाँ, ये ज़ेविस्को की सहन शक्ति का भी प्रमाण था। दोबारा मैच की तारीख 17 सितंबर तय हुई। सबकी नजरें रीमैच पर थीं। लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि ज़ेविस्को मैदान में आए ही नहीं। आए ही नहीं? जी नहीं। तो फिर? नतीजतन गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। जॉन बुल बेल्ट उन्हें मिली और वे कहलाए रुस्तम-ए-ज़माना विश्व चैंपियन। ये जीत भले ही वॉकओवर से मिली, लेकिन पहले मैच के प्रदर्शन ने साबित कर दिया था कि हकदार वही थे। सही कहा। उस दौर में शायद ही किसी ने सवाल उठाया हो। बिल्कुल। लंदन की इसी यात्रा में गामा ने कई और नामी पहलवानों को हराया। बेंजामिन रोलर तो थे ही, स्विट्जरलैंड के मॉरिस डेरियस, स्वीडन के जेस पीटरसन, फ्रांस के जॉन लेम और जापान के जूडो चैंपियन टैरो मियाके को भी। हाँ, ये दिखाता है कि गामा अलग अलग लड़ाकू शैलियों के महारथियों पर भी भारी पड़े। जी। इंग्लैंड से विश्व विजेता बनकर लौटने के बाद इलाहाबाद में उनका सामना फिर रहीम बख्श सुल्तानीवाला से हुआ, अपने पुराने प्रतिद्वंदी से। जी। इस बार कोई बराबरी नहीं हुई। गामा ने निर्णायक जीत हासिल की और इसके साथ ही रुस्तम-ए-हिंद का खिताब भी आधिकारिक तौर पर उनके नाम हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि सालों बाद एक इंटरव्यू में गामा ने रहीम बख्श को ही अपना सबसे मुश्किल प्रतिद्वंदी बताया था। अच्छा? हाँ,
ये उस पहलवान के प्रति उनका सम्मान दिखाता है जिसके साथ पहला बड़ा मुकाबला बराबर छूटा था। ये दिखाता है कि गामा अपनी जड़ों और चुनौतियों को भूले नहीं थे। बिल्कुल। गामा का दबदबा अगले कई सालों तक रहा। 1916 में पंडित बिद्दू को हराया। 1922 में वेल्स के राजकुमार भारत आए तो उन्होंने गामा को चांदी की गदा भेंट की। ये उनके बढ़ते सम्मान का प्रतीक था। जी। 1927 तक भारत में उन्हें चुनौती देने वाला कोई बचा ही नहीं था। तब सबकी नजरें फिर से ज़ेविस्को पर गईं। हाँ, 1928 में पटियाला में गामा और ज़ेविस्को का वो रीमैच हुआ जिसका इंतजार दुनिया 18 साल से कर रही थी। माहौल बिल्कुल अलग रहा होगा। ज़ेविस्को अब उम्रदराज थे। हाँ, लेकिन मैदान में उतरे। गामा भी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर थे, पर तैयारी जबरदस्त थी। और नतीजा? पिछली बार के 3 घंटे के मुकाबले इस बार मैच सिर्फ 1 मिनट चला। 1 मिनट? गामा ने ज़ेविस्को को इतनी तेजी से चित किया कि सब दंग रह गए। इसने गामा को निर्विवाद रूप से दुनिया का सबसे महान पहलवान साबित कर दिया। कहा जाता है कि मैच के बाद ज़ेविस्को ने उन्हें टाइगर कहा था। अगले साल 1929 में जेस पीटरसन को 1.5 मिनट में हराया और स्रोत बताते हैं कि ये गामा के करियर का आखिरी आधिकारिक मुकाबला था। हालांकि 1940 का भी जिक्र है। हाँ, हैदराबाद के निजाम के बुलावे पर बलराम हीरामन सिंह यादव से सामना हुआ जो अजेय माने जाते थे। वो मैच बिना नतीजे के खत्म हुआ। सोचिए, लगभग 48-50 साल की उम्र में भी वो ऐसे पहलवानों को टक्कर दे रहे थे। जी, ये उनकी फिटनेस और जज्बे का कमाल था। उनका करियर सिर्फ जीत नहीं बल्कि लंबी उम्र तक महारत बनाए रखने का भी उदाहरण है। फिर आया 1947 का साल, आज़ादी और विभाजन। गामा ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, लाहौर में बस गए। यहाँ स्रोत उनके जीवन के एक और पहलू पर रोशनी डालते हैं, विभाजन के दंगों के दौरान। हाँ, लाहौर में जो हुआ। जी, गामा ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई हिंदू परिवारों की रक्षा की। ये उनके चरित्र की गहराई दिखाता है। वो सिर्फ अखाड़े के शेर नहीं थे। सही कहा, उनमें नैतिक साहस भी था। इंसानियत की मिसाल बने। 1952 के आसपास उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया, लेकिन कुश्ती से नाता नहीं टूटा। अपने भतीजे भोलू पहलवान को प्रशिक्षित किया। भोलू पहलवान जो आगे चलकर पाकिस्तान के चैंपियन बने कई सालों तक। जी, लगभग 20 साल तक गामा की विरासत को आगे बढ़ाया। गामा पहलवान का निधन 23 मई 1960 को लाहौर में हुआ। आखिरी दिनों में बीमार रहे। पाकिस्तान सरकार ने उनके इलाज का खर्च उठाया, कुछ जमीन भी दी। जी। लेकिन गामा पहलवान की कहानी उनके निधन के साथ खत्म नहीं होती। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी ताकत, अनुशासन हाँ, आज भी प्रेरणा देते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण शायद ब्रूस ली का है। हाँ, ये कनेक्शन वाकई कमाल का है। स्रोत बताते हैं कि ब्रूस ली गामा पहलवान के बड़े प्रशंसक थे। वे गामा के ट्रेनिंग रूटीन, खासकर उनकी दंड बैठक से बहुत प्रभावित थे। अच्छा? ब्रूस ली ने इन भारतीय व्यायामों को अपने खुद के ट्रेनिंग सिस्टम जीट कुंडो में शामिल किया था। ये दिखाता है कि गामा का प्रभाव सिर्फ कुश्ती तक नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर मार्शल आर्ट्स और फिटनेस पर भी पड़ा। बिल्कुल। और वो 100 किलो की हसली, हाँ, जिससे वो हजारों बैठकें लगाते थे, वो आज भी पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में रखी है, एक धरोहर के रूप में। जी, उनके असाधारण समर्पण की मूक गवाही। तो गामा पहलवान की कहानी सिर्फ जीत और हार का ब्यौरा नहीं है। ये मानवीय इच्छा शक्ति, अनुशासन और समर्पण की एक बेमिसाल दास्तान है। बिल्कुल, और उनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज के आधुनिक खेल विज्ञान तकनीक के दौर में गामा जैसा शारीरिक और मानसिक स्तर हासिल करना संभव है? ये बड़ा सवाल है। या शायद सवाल ये है कि क्या उस तरह के कष्ट साध्य प्रशिक्षण की आज जरूरत भी है? हाँ। गामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि मानव शरीर और मन की क्षमताएं हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन उन्हें पाने के लिए असाधारण समर्पण चाहिए। जी, ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अपने जीवन के संदर्भ में सोच सकते हैं।